आज के इस वीडियो में तेलंगाना मूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेंटलमैन एग्रीमेंट जो कि 1956 में किया जाता आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के बड़े लीडर्स के बीच में। एग्रीमेंट इस पस मंजर में है कि क्योंकि एसआरसी की तरफ से कहा जाता कि अगर आंध्रा और तेलंगाना दोनों मिलने की सूरत में एक बड़ा एग्रीमेंट करके ही मिल सकते ताकि दोनों में आगे चल के जो प्रॉब्लम्स हो सकते उसके बारे में एक दूसरे को एश्योरेंस हो, भरोसा दिलाया जाए कि हम ऐसा नहीं करेंगे और एक दूसरे के अंदर जो डर है उसको दूर किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेंटलमैन एग्रीमेंट को पूरा कवर करेंगे और उससे पहले दोनों असेंबलीज में, आंध्र प्रदेश की वहां की असेंबली में और हैदराबाद स्टेट की असेंबली में कुछ बातें होती वो भी आपको बताना जरूरी है। तो सबसे पहले दिल्ली में दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती, आंध्र प्रदेश के और हैदराबाद स्टेट के। तो कब मीटिंग होती? 22 अक्टूबर 1955 को। और इसमें यह बात कहा जाता कि हम दोनों जो है मिलने वाले, हम अपने रियासतों को मिलाने वाले, मर्ज करने वाले हैं। और एसआरसी में जैसा कहा गया कि 5 साल के लिए टालने की बात की गई, तो हम वो बात को कंसिडर नहीं करेंगे। उसके अलावा यह हुआ कि 1955 के 5 नवंबर को आंध्र प्रदेश की असेंबली में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास करे थे विशाल आंध्रा को सपोर्ट करते हुए, और उसमें तेलंगाना रीजन के लिए कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स की बात की गई। तो क्या प्रोटेक्शन की बात करें? उन्होंने बोले कि तेलंगाना के लोगों में जो डर है, जो एजुकेशन और जॉब के जो फैसिलिटीज हैं, वो डर की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी बोले कि हम तैयार है तेलंगाना के लोगों के लिए, उनके तरक्की के लिए स्पेशल प्रोटेक्शंस को क्रिएट करेंगे। और ये भी बोले कि तेलंगाना इलाके की तरक्की के लिए स्पेशल अटेंशन दी जाएगी। तो ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो है बिल्कुल मुत्तफिका तौर पर आंध्र प्रदेश की असेंबली में मंजूर हो गया। उसके बाद एक और कांग्रेस के लीडर हैं जिनका नाम बाद में जाके चीफ मिनिस्टर बनते, नीलम संजीवा रेड्डी। उन्होंने 1 फरवरी 1956 को जो है आंध्र प्रदेश की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करते। तो उसमें ये बोलते कि तेलंगाना के लोगों में जो अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज को जो लूज करने की बात है कि आंध्रा वाले आके ले लेते, तो उन्होंने बोले कि भाई ऐसा डर जो है तेलंगाना के लोगों में है, और जो जॉब तेलंगाना के लोगों के लिए 1/3 ऑफ द जॉब्स रिजर्व्ड हैं उनको हम छेड़ेंगे नहीं। और ये भी बोले कि भाई हमारा मकसद सिर्फ गोदावरी वाटर रिसोर्सेज को मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा हद तक उसको यूज करना है ताकि आंध्र प्रदेश के इलाके की तरक्की हो सके। ये तो बात हो गई आंध्र प्रदेश की असेंबली की। लेकिन अब हैदराबाद स्टेट असेंबली में कुछ डिस्कशन होता। मालूम है कि हमारे पास बुरगुला रामकृष्ण राव इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो 25 नवंबर 1955 को हैदराबाद की असेंबली में रामकृष्ण राव जो चीफ मिनिस्टर रहते, उन्हें एसआरसी के रिपोर्ट रखते और ये बोलते कि वो लोग आंध्रा के लोग जो हैदराबाद स्टेट हम लोग मिला रहे हैं, तो इससे जो है आम इंसान का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो उन्हें जो भी बोल लो भाई, हमारे उससे कोई मतलब नहीं है। बोलने वाले तो 100 बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो हमको समझना है। वो ये है कि हैदराबाद की असेंबली के 174 एमएलए, ठीक है, स्पीकर को हटा के, ठीक है, 174 एमएलए में से 147 एमएलए ने अपनी राय जाहिर की और उनमें से 103 एमएलए विशाल आंध्रा को सपोर्ट करे। इसमें कन्नड़ा और मराठा रीजन के एमएलए थे। कितने थे वो? 29 एमएलए थे। और 15 एमएलए ऐसे थे जो न्यूट्रल थे, जो किसी भी तरफ अपनी बात जाहिर नहीं करे। और तेलंगाना की, और इसमें ये तो आउट ऑफ पूरे हैदराबाद स्टेट के असेंबली के एमएलए की बात है, लेकिन अब ये बात अहम है ना कि तेलंगाना के 95 एमएलए में 59 एमएलए ने विशाल आंध्रा को सपोर्ट किया और यहां पे भी जो है इसको पास कर दिया गया रेजोल्यूशन को। अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसका नाम है यूएन देभर कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, ये पॉलिटिकल कमेटी क्यों बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कायम करदा है, कोई हुकूमत की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कायम करदा कमेटी नहीं है। तो क्योंकि बात यह है कि आईएनसी कांग्रेस पार्टी का असल नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आंध्र प्रदेश में और हैदराबाद स्टेट में ये दोनों जगह पे हुकूमत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी क्या करेगी भाई, हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे, हमारी पार्टी के हिसाब से देखेंगे। तो यूएन देभर जो है उस वक्त के आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, उनको बोले कि भाई ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन का टास्क संभालो। तो इसके मेंबर्स में पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, होम मिनिस्टर। तो ये लोग थे, उस वक्त के होम मिनिस्टर थे। इसमें जो है ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन यहाँ पे मौलाना आजाद जो है तैयार नहीं होते, बोलते हैदराबाद डिफरेंट थिंग, इसको आंध्रा के साथ मिला के पूरा, अब क्या बोलूं मैं, आप समझ गए होंगे उन्होंने क्या बोलना चाह रहे थे। बट पंडित नेहरू जो है एक्शन में आ गए और मौलाना आजाद को जो है समझाए। उसके बाद जो है मौलाना आजाद जो है उसके लिए तैयार हो गए। तो उसके बाद पॉलिटिकली मतलब डिसीजन लिया गया कि हाँ भाई ऐसा करने में हमारा ही फायदा है।
अब यहाँ पे एक सवाल है, बुरगुला रामकृष्ण राव जो है शुरू में तैयार नहीं होते कि मतलब विशाल आंध्रा हो, लेकिन उन्होंने तैयार होते कि अगर आंध्रा और तेलंगाना को मिला दिए तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनते, बल्कि उनको समझ में आता तो उन्होंने जो है विशाल आंध्रा के आइडिया को सपोर्ट करे, मतलब आफ्टर यूनिफिकेशन ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो इन्होंने क्या करे, विशाल आंध्रा के सपोर्ट आइडिया को सपोर्ट करे थे। और उसमें एक खास बात यह है कि डॉक्टर चन्ना रेड्डी उन्होंने भी जो है मतलब पीएम नेहरू की बात में आके जो है उन्होंने भी विशाल आंध्रा के आइडिया को सपोर्ट करते। उस वक्त के सेंट्रल होम मिनिस्टर जो गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते, सवाल भी पूछा जाता कि जेंटलमैन, इससे पहले पूछा गया कि जेंटलमैन एग्रीमेंट 1956 हुआ तो जो है उस वक्त के होम मिनिस्टर कौन थे, तो पूरे लोग जोश में आके किसका नाम ले लिए थे, वल्लभ भाई पटेल का नाम ले लिए थे खुश होके, क्योंकि मालूम था उन लोगों को पुलिस एक्शन करे थे, ताजा मामला है तो उन्होंने रहते। बट अनफॉर्चुनेटली उसके 2-3 साल के अंदर आई थिंक 50 या 51 में ही उनका डेथ हो जाता हार्ट अटैक की वजह से। तो उसके बाद जो होम मिनिस्टर बनते गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, इनके नाम में भी वल्लभ है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इन्हों आइडिया देते कि भाई आप लोग एक जेंटलमैन एग्रीमेंट करिए, जेंटलमैन मतलब बड़े बुढ़े लोगों का एग्रीमेंट बोलते हैं ना, वैसा जेंटलमैन मतलब बड़े लोगों का एग्रीमेंट। तो ऐसा करो ताकि बड़े लोगों की जो बड़ी मिलन है, मेरे 2 हाथा उठा के बोल रहा हूं मैं रिकॉर्ड करते वक्त, तो वैसा हो, तो बड़े लोगों की बड़ी मुलाकात हो, तो एक एग्रीमेंट हुआ। तो कब हुआ? 20 फरवरी। यहाँ पे ये है कि आंध्रा और तेलंगाना के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया हैदराबाद गेस्ट हाउस में 20 फरवरी 1956 को। तो यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है, सेंट्रल होम मिनिस्टर, इसकी क़ियादत कर रहे थे। और ये एग्रीमेंट कब हुआ? 20 फरवरी 1956 को हुआ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि तेलंगाना की तरफ से कौन थे और आंध्रा की तरफ से कौन थे। 4 लोग तेलंगाना की तरफ से थे और 4 लोग आंध्रा की तरफ से। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बुरगुला रामकृष्ण राव, केवी रंगारेड्डी रेवेन्यू मिनिस्टर, मर्री चन्ना रेड्डी प्लानिंग मिनिस्टर थे और जेवी नरसिंह राव कांग्रेस के सदर थे। जबकि आंध्रा की तरफ से यहाँ पे कौन कौन है अगर हम देखा जाए तो वहां पर भी उनके चीफ मिनिस्टर हैं बेजवाड़ गोपाल रेड्डी, फिर उसके बाद संजीवा रेड्डी। यही संजीवा रेड्डी जो है ना, बाद में जैसे ही एपी बनता तो इन्हों फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते, ठीक है। सरदार गौतुलच्छन्ना इन्हों भी जो है वहां पे मौजूद रहते, इन्हों कैबिनेट मिनिस्टर रहते। और अल्लूरी सत्यनारायण राजू इन्हों जो है कांग्रेस के सदर रहते। तो यहाँ पे दोनों चीफ मिनिस्टर्स भी रहते और जो है इनके मिनिस्टर्स रहते और कांग्रेस के सदर रहते। तो लास्ट में यहाँ पे भी कांग्रेस के सदर है। तो कांग्रेस के सदर जेवी नरसिंह राव हैदराबाद स्टेट के और अल्लूरी सत्यनारायण राजू इन्हों जो है आंध्र प्रदेश के सदर रहते। तो ये दोनों बातों को याद रखिए, लीडर्स के नाम याद रखिए। अब हम यहाँ जो जेंटलमैन एग्रीमेंट के नुकात हैं, पॉइंट्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो 14 पॉइंट्स हैं। मैं काफी मुश्किल जो बुक में है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके ऐसा नोट्स बना लिया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उसमें 14 पॉइंट्स रहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट में, तो सबसे पहला जो पॉइंट है एक्सपेंडिचर का, मतलब पैसों का। तो किस तरह से आंध्रा और तेलंगाना में एक्सपेंडिचर को मतलब तकसीम होता है कि आंध्र प्रदेश का खर्चा कैसा हम लोग खर्चा करेंगे और तेलंगाना का कैसा खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि तेलंगाना और आंध्रा का जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वली दोनों स्टेट्स में तकसीम होगा, मतलब एक्सपेंडिचर जो भी खर्चे रहेंगे, क्योंकि वो कैसा तकसीम होगा इक्वली, मतलब बेसिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। मतलब जैसा मैं वो आगे बताऊंगा कि कितना परसेंटेज है वो तो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन ये जो है दोनों के बीच में जो है इक्वली बराबर तकसीम होगा और जो भी तेलंगाना की तरफ से सरप्लस रहेगा वो उसी की तरक्की के लिए खर्चा किया जाएगा। और यहाँ पे हर 5 साल के बाद इस बात को रिव्यू किया जाएगा कि तेलंगाना मतलब कितना तेलंगाना से आया और कितना तेलंगाना पे खर्चा हुआ। और एक बात यह है कि तेलंगाना में बहुत पहले से जो है लिक्कर पर पाबंदी थी, तो ये तेलंगाना में इस पाबंदी को जारी रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना के एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा और मजीद बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। और तेलंगाना के कॉलेजेस में जो एडमिशन रहेंगे वो तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए ही मुख्तस रहेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी, यानी कि दूसरे स्टेट, दूसरे रीजन मतलब रायलसीमा या आंध्रा के लोग अगर आके पढ़ना चाह रहे हैं तो वो 1/3 टोटल एडमिशंस के 1/3 तक ही उसको रिजर्व कर दिया जाएगा, मतलब 1/3 से ज्यादा एडमिशन नहीं होंगे। तो इससे जो है तेलंगाना के स्टूडेंट्स को ही फायदा पहुंचेगा। ये बात है कि आंध्रा और तेलंगाना को मिलाने के बाद अगर जॉब्स को कट करने की जरूरत पेश आई, मतलब बहुत ज्यादा हो गए एम्प्लॉयज को कट करने की जरूरत पेश आ गई, तो दोनों रीजन्स के पॉपुलेशन के बेसिस पर ही जॉब्स को कट किया जाएगा। और फ्यूचर के जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी जो बात है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर ही रहेगा। और छठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि चूंकि तेलंगाना में उर्दू जो है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज हो रहा था, तो उसको भी
जो है कंटिन्यू किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मैटर्स में, और ये जो है चेंज को हर 5 साल के बाद रीजनल काउंसिल जो है तय करेंगी, ठीक है। और डोमिसाइल रूल्स जो रहेंगे, डोमिसाइल मतलब कौन लोकल है कौन नॉन लोकल है, तो वो ये है कि जो भी शख्स 12 साल तक तेलंगाना में रिहाइश पजीर रहेगा उन्हें लोकल कहलाया जाएगा, ठीक है। और तेलंगाना में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो हो सकता ना आगे चल के, चूंकि ये समझ के कि आंध्रा के लोग आके जमीन खरीदेंगे कि भाई तेलंगाना में जबरदस्त अच्छे हालात है इसलिए खरीदते जाओ, ऐसा लैंड खरीदेंगे, तो यहाँ पे रीजनल काउंसिल है, तो यहाँ पे रीजनल काउंसिल ही उसको कंट्रोल करेगा और ये देखेगा कि भाई यहाँ के जो लोकल लोगों के जो राइट्स हैं इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट, के एक रीजनल काउंसिल कायम की जाएगी तेलंगाना के लिए। वो क्या करेंगे कि उसके जरूरतों को देखते हुए डेवलपमेंटल वर्क्स करेंगी। तो यहाँ पे रीजनल काउंसिल कैसी रहेंगी वो भी बता रहे हैं। यहाँ पे रीजनल काउंसिल के टोटल 20 मेंबर्स रहेंगे और 20 मेंबर्स में से 9 मेंबर्स तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट किए जाएंगे, मुंतखब किए जाएंगे, ठीक है। तेलंगाना के 9 डिस्ट्रिक्ट क्यों बोल रहे हैं उस वक्त, ठीक है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद को छोड़ के 9 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और 6 मेंबर्स जो है उनको इलेक्ट करेंगे तेलंगाना के असेंबली मेंबर्स, ठीक है। असेंबली मेंबर्स या पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है 6 मेंबर्स को मुंतखब करेंगे, तो कितने हो गए, 15 हो गए। और 5 मेंबर्स को जो है असेंबली के बाहर जो तेलंगाना के मेंबर्स रहेंगे वो लोग मुंतखब करेंगे। मतलब इसका यह है कि जो 5 मेंबर्स रहेंगे ये लोग मिनिस्टर्स हो सकते, ठीक है। ये 5 मेंबर्स मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई ऐसा मुकर्रर नहीं है। अब यहाँ पे 11वें नंबर पे इसके जो पावर्स हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे कि रीजनल काउंसिल के पावर्स क्या रहेंगे। तो इनको एक ये अथॉरिटी रहेंगी कि तेलंगाना के डेवलपमेंट, प्लानिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्री और तेलंगाना के एम्प्लॉयज के जो जो मामले रहेंगे उन सब के मामले में ये काउंसिल डील करेंगी, ठीक है। अगर रीजनल काउंसिल के डिसीजन में और स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो आंध्र प्रदेश की जो हुकूमत रहेंगी, आंध्रा तेलंगाना 2 को मिलने के बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, इख्तिलाफ राय पैदा होंगी, तो ये मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लेकर जाया जाएगा और वहां पर ही फाइनल डिसीजन रहेगा, ठीक है। और ये एग्रीमेंट जो रहेगा कि, तो यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इसमें कोई तब्दीली करना है तो 10 साल के बाद हम देखेंगे, या फिर अगर मतलब इसमें कोई तब्दीली करना है तो 10 साल के बाद होंगे। अगर इस दौरान कोई दोनों में कोई एग्रीमेंट होता है तो फिर वो उसमें कोई तब्दीली हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कैबिनेट जो रहेगा वो कैसा कंपोजिट रहेगा, मतलब आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट रहेंगी वो कैसे रहेंगी, तो कैबिनेट में जो है 60% जो है आंध्रा से रहेंगे और 40% तेलंगाना से रहेंगे। और जो तेलंगाना के 40% रहेंगे उसमें से एक मिनिस्टर कम से कम मुसलमान रहना, ठीक है। और एक बात यह है कि अगर आंध्र प्रदेश से चीफ मिनिस्टर रहेगा तो तेलंगाना से डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहेगा। वैसे वर्षा में कैसा रहेगा कि अगर तेलंगाना से कोई चीफ मिनिस्टर बनने वाला है तो आंध्रा से उसका डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। और एक क्या है कि इनमें से, इन मिनिस्ट्रीज में से, ठीक है, मिनिस्टर्स में भी कुछ मिनिस्टर्स ऐसे रहते हैं बहुत जबरदस्त ओहदे रहते, तो इन मिनिस्टर्स में 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है तेलंगाना के लिए मुख्तस रहेंगी, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, प्लानिंग डेवलपमेंट और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनमें से 2 तो कैसा भी तेलंगाना के लिए फिक्स रहना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1962 तक जो हैदराबाद, चूंकि अब एक स्टेट बन रहा तो कमेटी भी जो है कांग्रेस की एक रहेंगी, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि अगले 5 साल तक, 6 साल तक समझिए, तेलंगाना का प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग रहेगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के प्रेसिडेंट को जो है उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट एक तरह से ये वो एग्रीमेंट है जिसके बेसिस पे आंध्रा और तेलंगाना को मिलाया गया। और जो कुछ आगे चल के 1969 में जो कुछ इख्तिलाफ हुआ, 1969 में जो फर्स्ट फेज शुरू हुआ, तो यहां पे जो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए, जो कुछ हुआ था, कितने लोगों की जान गई, फायरिंग के वाकयात पेश आए, वो सब इसी बात पे था कि जेंटलमैन एग्रीमेंट पर अमल आवरी सही तरीके से नहीं हुई, लिहाजा हम लोगों को एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो इसी के बेसिस पे सब कुछ हुआ। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। यहां पर आखिर में कुछ बातें हैं जो बताना जरूरी है, वो ये है कि जो 3-4 बातें हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक वो ये है कि नाम क्या रहेगा, ठीक है। अब दोनों, पहले तो यहाँ तो हैदराबाद है, वहां पे आंध्र प्रदेश है, तब नाम क्या है। तो तेलंगाना के लोग ये बोले कि इसका नाम जो है आंध्रा तेलंगाना स्टेट ऐसा रहे, आंध्रा तेलंगाना स्टेट ये रहे। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो लीडर्स हैं वो बोले भाई आंध्र प्रदेश ये नाम बहुत अच्छा दिख रहा, और जॉइंट सिलेक्शन कमेटी भी ये नाम पसंद करी थी, तो यही नाम रखो। तो इस मामले में कोई दोनों में एग्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब कोई इत्तेहाद, मतलब इत्तेफाक राय पाए नहीं गई थी, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि
तेलंगाना के लोग जो लीडर्स थे वो बोले कि भाई हाई कोर्ट तो हैदराबाद में रहेगा, लेकिन उसका एक बेंच जो है गुंटूर में रखना, ताकि आंध्रा के लोग उतनी दूर से, आपको मालूम है विशाखापट्टनम के आगे जो है श्रीकाकुलम, विजयनगरम, वहां से हैदराबाद का जो रास्ता है वो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो उन लोगों को कलकत्ता ज्यादा करीब है। आप कभी देखिए, उन लोगों के लिए कलकत्ता ज्यादा करीब है लेकिन हैदराबाद दूर है। तो इतना कोस्टल, इतना बड़ा रीजन है। तो यहाँ पे बताना यह है कि तेलंगाना के लोग बोले हुए गुंटूर में हाईकोर्ट का एक बेंच रहे ताकि उनके लिए आसानी हो, लेकिन आंध्रा के लीडर्स ने इसको अपोज किया। अच्छा, आप सवाल पूछ सकते हैं कि अपोज क्यों करे भाई, उनको एतराज क्यों है, इसको पे एतराज क्यों है? तो वो लोग बोले नहीं भाई, हैदराबाद का जो सेंट्रलिटी है, मरकजियत है, ये बरकरार रखना, लेकिन इसमें और एक मकसद भी पोशीदा है। वो ये है कि इनको हैदराबाद आना है बार बार, ठीक है, इनको हैदराबाद के मैटर्स में दखल अंदाजी करना है बार बार हैदराबाद में। मतलब जब आप बार बार हैदराबाद आएंगे तो यहाँ के मैटर्स में डील करेंगे, तो नहीं, हमारे को फिर गुंटूर तक महदूद मत करो भाई, हमारे जो है हैदराबाद ही होना, हैदराबाद में हाईकोर्ट होना, हमारे कोई बेंच नहीं होना। फिर कल के दिन बोलेंगे आप लोग बेंच पे चले जाओ, बेंच पे जाके बैठो, ऐसा वैसा। तो आप समझ गए होंगे। तीसरी बात यह है कि नोट, मतलब यहां पे हम लोगों को समझना यह है कि जो नोट ऑन सेफ गार्ड्स, ठीक है, तो ये नोट ऑन सेफ गार्ड्स मतलब तेलंगाना को जिन चीजों का प्रोटेक्शन दिया गया, जिन चीजों का भरोसा दिया गया, उसको सेफ गार्ड्स बोल रहे हैं। तो इसको पार्लियामेंट में पेश किया गया, ठीक है। तो यहां पे कब पेश किया गया? 10 अगस्त को, और पार्लियामेंट ने इस पे बाकायदा डिस्कशन हुआ था और उसके बाद पार्लियामेंट ने इसको मंजूरी दे दी। यहां पे वही बात, इसमें कई तब्दीलियां करे, 10 से 12 तब्दीलियां करे, और उसके बाद क्या हुआ कि नोट ऑन सेफ गार्ड्स जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया और 31 अगस्त 1956 को ये मंजूर हो गया। फिर उसके बाद जो है, मतलब मंजूर मतलब वो पहले मंजूर हो गया था, लेकिन इसको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी कब दी? 31 अगस्त 1956 को मंजूरी दी। फिर उसके बाद इस तरह से स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बिल जो है मतलब पास हो गया और फॉर्मल तरीके से आंध्र प्रदेश वजूद में आ गया। आप यहां पे देख सकते, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू सो मच।